आज अपन आगे की बाकी बात करेंगे, यानी ये लगभग जो प्राचीन है वो पूरा हो गया है। कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान के गुहा लेख से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको बताना है। उज्जैन, खजुराहो, कोणार्क, रामगढ़। तो इसमें आएगा आपका रामगढ़। ये देखो, तो प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान से गुहा लेख से प्राप्त हुए? रामगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अरब लेखों के अनुसार किस राजवंश की स्त्रियां अपने चेहरे यानी पर्दे में नहीं ढकती थी? तो अरब लेखों के अनुसार किस राजवंश की स्त्री हैं अपने चेहरे पर्दे में नहीं ढकती थी? वो कौन सी थी? पाल, प्रत्यार, राष्ट्रकूट, चोल। तो बताइए क्या आ जाएगा इसमें? आपका राष्ट्रकूट आ जाएगा। वो पर्दा नहीं रखती थी। अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन, कुल के 18 शासकों में कम से कम एक तिहाई महिलाएं थी। ये कथन किस पर लागू होता है? भूमकर पर, चालुक्यों पर, काकतीय पर, राष्ट्रकूट पर। तो बताइए क्या आएगा इसमें? भूमकर पर ये लागू होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र है? तो ऐसा मंदिर कौन सा है जो उच्च शिक्षा का केंद्र है? पहला है देवगढ़ का दस्तार मंदिर, ग्वालियर का सास बहू मंदिर, मामलपुर का तटीय मंदिर और सतलोगी का त्रिय पुरुष मंदिर। तो कौन सा मंदिर होगा जो उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा? तो बताइए क्या आएगा इसमें? सतलोगी का त्रिय पुरुष मंदिर आएगा। अगला क्वेश्चन, किन के अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं के अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी? इस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। यानी किसके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी और इस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? वो कौन सी थी? चालुक्य, चोल, कलचुरी, प्रतिहार। तो बताइए क्या आएगा पांचवे में? चालुक्य। तो चालुक्य है वो महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त करते थे। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है कि किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग अधिनिष्ठ शासकों के अर्थ में किया? यानी किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का है प्रयोग अधीनस्थ शासकों के अर्थ में किया? यानी सामंत है वो राजा के अधीन ही होते थे। तो इसमें देखो, बाण भट्ट, अश्वघोष, मनु, नारद। तो बताइए क्या आएगा इसमें? तो अश्वघोष उत्तर आ जाएगा कि सामंत शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासकों के अर्थ में किया अश्वघोष ने। अगला क्वेश्चन देखो, सातवां, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने करवाया था? तो कुमार गुप्त फर्स्ट ने, हर्ष ने, धर्मपाल ने, विजयसेन ने। तो सातवें में क्या आ जाएगा? धर्मपाल ने। कि इसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। आठवां क्वेश्चन देखिए, युवाओं की किस किस प्रकार की कन्या शुल्क की शर्त होती थी, पूरी करनी पड़ती थी, है ना? तो आसुर में, ब्रह्म युवा में, देव में, गांधर्व में। बताइए तो आठवें में क्या आ जाएगा? आसुर विवाह में ये कन्या शुल्क की शर्त है वो पूरी करनी पड़ती थी। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ कट कैसे गया ये देखो। तो 9वां क्वेश्चन है, क्या है देखिए इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से स्त्री अधीन के लिए प्रथम उत्तराधिकारी माना जाता था, ना? यहाँ पर क्या नाम है देखो, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर है उत्तराधिकारी। उत्तरा, एक मिनट, उत्तराधिकारी किससे नहीं लिखा जा रहा? एक मिनट भाई, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी माना जाता था ना? उत्तराधिकारी माना जाता था। निम्नलिखित में किस यानी स्त्री धन के लिए प्रथम उत्तराधिकारी माना जाता था? तो इसमें देखो चार ऑप्शन है, मैं ही लिख देता हूँ आपको।
एक तो देखो ए में है आपका पति, और बी में है पुत्र, और सी में है पुत्री, सी में क्या है पुत्री, और चौहत्तर में पुत्र वधु, डी में है आपकी पुत्र वधु। यानी किस स्त्री धन के लिए प्रथम उत्तराधिकारी माना गया था, है ना। निम्न में से किस स्त्री धन के लिए प्रथम उत्तराधिकारी मानना चाहता था, वो आपको बताना है। तो क्या आएगा नौ में, तो इसमें पुत्री, ठीक है ना, इसको माना जाता था। इधर देख लीजिए, इसमें दे भी रखा है, देखो ये है आ रहा आपका ना, तो इसमें पुत्री उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें 10वां, याज्ञवल्क्य की पत्नी में पुत्रहीन मृतक के उत्तराधिकारी क्रम में निम्नलिखित में से किसका स्थान प्रथम है। याज्ञवल्क्य की पत्नी में पुत्रहीन, ये जिसके पुत्र नहीं है, मृतक के उत्तराधिकारी क्रम में उत्तर किसको माना जाता है, पुत्री को, भाई को, पत्नी को, पिता को। बताइए दसवें में क्या आएगा, तो इसमें पत्नी को उत्तराधिकारी के, मृतक अगर उसका पति मर गया है तो उत्तराधिकारी में पत्नी को मानना जाता था। सी हो गया इसमें। अगला 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अनुलोम प्रकार की विवाह का निदर्शन है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अनुलोम और प्रतिलोम, ये दोनों कई बार पूछे। एक बार ये देख लीजिए कि अनुलोम प्रकार की विवाह का निदर्शन है, ब्राह्मण के लड़के का एक क्षत्रिय लड़की से विवाह, और क्षत्रिय लड़की का एक क्षत्रिय लड़के से विवाह, ब्राह्मण लड़के का एक ब्राह्मण लड़की से विवाह, वैश्य लड़की का एक क्षत्रिय लड़के से विवाह। तो आप सोचो अनुलोम, एक इसमें प्रतिलोम भी आता है ना, प्रतिलोम, दोनों बहुत बार पूछे गए, प्रतिलोम। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। अब क्या आएगा कि अनु किस प्रकार, अनुलोम प्रकार का विवाह है वो किससे संबंधित है, तो आप बताइए। तो इसमें आ जाएगा ब्राह्मण लड़के का एक क्षत्रिय लड़के से विवाह। देखो इसको इस तरह याद रख लो आप, अनु नाम का लड़का था, अनु आते ही आप समझो कि लड़का उच्च कुल का है, ठीक है, और क्षत्रिय लड़की है उससे नीचे कुल की है। और प्रीति, ये जो शब्द आ रहा है ना आपका प्रीति, तो प्रीति, आप प्रीति हमेशा लड़की का ही नाम होता है, तो प्रीति उच्च कुल की होती है ना, तो वो आपका प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप दोनों याद रख सकते हो। प्रीति लड़की थी, लड़की उच्च कुल की होगी, तो वो आपका प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। दोनों यहाँ आप याद कर सकते हो। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी। वाकपति राज ने, दुर्लभ राज ने, विग्रहराज चतुर ने, पृथ्वीराज ने। तो अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की। तो ये बताइए आप क्या आएगा इसमें, 12 के अंतर्गत है, तो इसमें आ जाएगा आपका विग्रहराज चतुर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 13वां, पाल युगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार था। अंतिचक में, अफसड में, बसाड में, चंडी मऊ में। बताइए 13 में क्या आएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा अंतिचक में, कि पाल युगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार था, अंतिचक में ए आ जाएगा इसमें, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए उसे आत्महत्या माना। कि निम्नलिखित में से किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए उसे आत्महत्या माना था। कालिदास ने, बाणभट्ट ने, शूद्रक ने, भास ने। तो 14 में क्या आ जाएगा बताइए, तो बाणभट्ट ने माना था, सती प्रथा का विरोध करते हुए उसने आत्महत्या का माना था, ये बाणभट्ट ने ऐसा माना था। अगला क्वेश्चन देखो आप 15वां, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा जाता है। यानी विधवा विवाह है वो कर लेती थी, उसको क्या कहा जाता था। परिग्रहिता, परिणहिता, पुनर्भू, निमेशिका। तो बताइए क्या आएगा 15 में उत्तर है, तो इसको कहते हैं पुनर्भू, दोबारा विवाह कर लेते। तो अब देखो अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन देखो, नीचे तो नहीं है ना, यहाँ देखो मिलान वाला है, उधर ये ऑप्शन है आपका 16वें का। अब यहाँ इसमें आप देख सकते हो, तो 16वां क्वेश्चन है,
मिलान करिए। इधर देखो एक ये दब गया ना आपका, ये ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लो, अब सही है जगह 16 में ना। तो अब देख लिया आप, चंद्रा देवी है, इधर लोक महादेवी है, इधर त्रिलोक महादेवी है, इधर की वासता है। तो इसमें क्या आ जाएगा बताइए। देखो, चंद्रा देवी है भुवनेश्वर का अनंत वासुदेव मंदिर, बिल्कुल सही है। ठीक है। लोक महादेवी है, वो आपकी आएगी इसमें पटकल का विरूपाक्ष मंदिर। पटकल का विरूपाक्ष मंदिर लोक महादेवी से संबंधित है। और अगले अगर बात करें तो देखो, त्रैलोक्य महादेव ये आ जाएगा इसमें। त्रैलोक्य महादेवी है पटकल मल्लिकार्जुन, ठीक है ना। क्या नाम है ये, मल्लिकार्जुन वो मंदिर होगा ना, ये तो पटकल मल्लिकार्जुन मंदिर आ जाएगा। और ये जो वासाटा लास्ट में आपका बच्चा कौन सा है इसमें, जो एक बच्चा है ना, ये शीरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये आपका वासाटा आ जाएगा। अब देखो, चंद्रा देवी भुवनेश्वर का अनंत वासुदेव मंदिर, लोक महादेवी आ जाएगा पटदकल का विरूपाक्ष मंदिर, और त्रैलोक्य महादेवी का मंदिर है वो किसी जमीन से आपका, इसे पटदकल मल्लिकार्जुन मंदिर, और वास्ता का है शीरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो इस तरह आप इसको मिला सकते हो। तो देखो अपन ने ए से क्या मिलाया, 1 नंबर मिलाया, ठीक है। फिर देखो अपने लोक महादेवी अपन 4 नंबर, ये लो 4 नंबर, ठीक है। फिर आप त्रिलोकी महादेवी किसे मिलाया था, 3 नंबर से, तो ये लो 3, ठीक है। और फिर वासटा 2 नंबर से, ये लो 2 नंबर। तो ये 1 4 3 2 इस तरह आपके उत्तरे आ जाएंगे। ये देखो इधर होंगी शायद, ये लो, क्या देखा था अपन, 1 4 3 2 ये किया था ना, तो बी उत्तर इसमें आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 17वां क्वेश्चन, स्नान किस संस्कार का एक अन्य नाम था, चूड़ाक्रम का, केशांत का, मोजीबंधन का, समावर्तन का। तो बताइए 17 में क्या जाएगा, सोच के बताओ। ये समावर्तन का है, वो स्नान से संबंधित था, समावर्तन स्नान से संबंधित था, ये आपको ध्यान करना है। अगला देखो, निम्नलिखित में से ऊपर कर देता हूँ उसको, कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित इसमें से नहीं है, वो एक बार करना आपको। ब्रह्मपुरी, कोल्हापुर, महोत्सव नगर, कनौज, पर यानी परथुदक के, पेहोवा, विजयंती, बनवासी। तो बताइए कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, एक को बार करना है। तो 18 में क्या जाएगा, देखो ये ब्रह्मपुरी बिल्कुल सही है, कोल्हापुर, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है ही। और महामहोत्सव नगर ये कनौज, इसमें ये गलत आ जाएगा आपका ना, ये उत्तर इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। कनौज ये गलत है इसमें ना तो गलत पूछा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। परथुदा के ये पेहुआ सही है, वैजयंती, बनवासी ये सही है, तो बी उत्तर इसमें आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 19 नंबर में, देखिए, शारदा लिपि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित थी, गुजरात में, असम में, कश्मीर में, बंगाल में। तो बताइए 19 में क्या जाएगा, सोच के बताओ। कश्मीर, शारदा लिपि निम्नलिखित क्षेत्र में प्रचलित थी, कश्मीर में। अगला क्वेश्चन 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत मंदिर के उदाहरण है। पंचायत मंदिर के उदाहरण कौन से है, 10 अवतार मंदिर देवगढ़, भुवनेश्वर का ब्रह्मेश्वर मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। तो कौन सा है पंचायत मंदिर के उदाहरण है, तो विषय में क्या जाएगा, सोच के बताओ। पंचायत मंदिर के उदाहरण है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया, बहुत ही बार, कि 10 अवतार मंदिर देवगढ़, ये भी पंचायत मंदिर के उदाहरण है, पंचायत शैली। अब भुवनेश्वर का ब्रह्मेश्वर मंदिर, ये भी पंचायतन शैली पर है। और खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, ये भी पंचायतन मंदिर है।
और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये भी सभी चारों चारों एक्यूरेट सही है, इसमें डी उत्तर आ जाएगा। अगला 21वां क्वेश्चन देखो आप, तो दे रखा है ना 21वां, इसमें ये लो, इसमें गुफाओं का कालक्रम है वो पूछा गया है इसमें, ठीक है ना। अब आप देखो, इसमें भांजा है, उदयगिरी, खंडगिरी है, कनेरी है, सुदामा है, तो बताइए इसमें क्या आ जाएगी किसी में। तो इसमें देखो, ये सुदामा सबसे पहले आएगा, ठीक है ना, 4 नंबर, ये रहा 4 नंबर, इसमें भी 4 है। इसके बाद में देखो, ये उदयगिरी खंडगिरी है, ये आएगा 2 नंबर, ठीक है ना, तो ये 2 नंबर इसमें आ जाएगा। और इसके बाद में जो भांजा है वो आएगा इसके अंदर का 1 नंबर पर, ठीक है। फिर देखो कनेरी है आपका 4 नंबर पर, तो इस तरह क्रम होगा, सबसे पहले आएगा सुदामा, उसके बाद उदयगिरी खंडगिरी आएगी 2 नंबर, और उसके बाद में भांजा, और फिर कनेरी 3 नंबर पर, तो उत्तर डी हो जाएगा, इसमें उत्तर हो जाएगा ये। आगे क्वेश्चनों की बात करें तो देखिए आपके 22वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कौशाम्बी के घोषिताराम विवार निम्नलिखित में से कौन सी मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है, कि कौशाम्बी के घोषिताराम विवार में से निम्नलिखित कौन सी मरण मूर्तियां प्राप्त है। हारिते, तारा, गजलक्ष्मी, मैत्रेय, तो बताओ कौन सी प्राप्त हुई है, भाई से उत्तर क्या आएगा। तो इसमें देखो, एक तो हारिती सही है बिल्कुल, ठीक है, और एक इसमें अगर बात करें ना, तो ये जो 3 नंबर वाला है ना, ये गजलक्ष्मी, हारिती और गजलक्ष्मी, ये दोनों सही है, ये घोषिताराम विहार से मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई, एक तो हारिती और गजलक्ष्मी, इसमें ए उत्तर आ जाएगा। अब देखो 23 में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे बाजारों तथा बड़े व्यापारी केंद्रों के बीच में स्थानीय विनिमय केंद्र को इंगित करता है ना, तो स्थानीय विनिमय को केंद्रित करता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से छोटे बाजारों तथा बड़े व्यापारी केंद्रों के बीच में स्थानीय विनिमय केंद्रों को इंगित करता है, तो ये आपको बताना है। मंडपिका, ये देखो तेवराम, गजे, अगरार, तो इसमें उत्तर 23 में क्या आ जाएगा, मंडपिका आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि कौन सा छोटे बाजारों तथा बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच स्थानीय विनिमय केंद्र को इंगित करता है, तो मंडे पिका, पीछे करके देख लेना आप। अब देखो 24वां, अजंता की गुफाओं में से किस में पुलकेशन द्वितीय को फारस के शासक खुसरू द्वितीय से एम्बेसी ग्रहण करते हुए चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16। क्वेश्चन क्या है, अजंता गुफाओं में किसमें पुलकेशन द्वितीय को फारस के शासक खुसरू द्वितीय से अम्बेसी ग्रहण करते हुए चित्रित किया गया है, ये आपको बताना है। तो 24 में उत्तर क्या आ जाएगा, सोचो, तो गुफा संख्या 1 में ऐसा उल्लेख मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो आप 25वां, ऐतिहासिक पुरास्थल बिट्टा के उत्खननकर्ता कौन थे। मेके थे, जॉन मार्शल थे, मार्टिमर वेलर थे, ए घोष थे। 25 में क्या आएगा बताइए। तो इसमें जॉन मार्शल आ जाएगा। ऐतिहासिक पुरास्थल बिट्टा के उत्खननकर्ता कौन थे, तो 25 में आ जाएगा जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन, अंतरजी खेड़ा के उत्खनन के फलस्वरूप कितने सांस्कृतिक कालों के साक्ष्य मिले, 3, 4, 5 या 7। तो बताइए 26 में उत्तर क्या जाएगा, इसमें 7 है। जो अंतरजी खेड़ा के उत्खनन के फलस्वरूप कितने सांस्कृतिक कालों के साक्ष्य मिले हैं, तो ये 7 मिले, डी उत्तर इसमें आ जाएगा। अगला सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है इसमें। देखो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, 27वां नंबर का क्वेश्चन। अब देखो इसमें है द्रोण। द्रोण मतलब होता है अनाज मापक। क्या होता है, अनाज मापक। निवर्तन का मतलब है एक भूमि मापक। निवर्तन का मतलब है भूमि मापक। और फिर आप देखो
अरतनी ये वर्षा मापक, और फिर देखो आप निमेष, निमेष समय का मापक है। तो इस तरह आप ये उत्तर इसमें आ जाएगा। देखो द्रोण अनाज मापक कहते हैं, निवर्तन आपको भूमि मापक 1 नंबर आ गया इसमें। फिर देखो अररत्नी 3 नंबर, 3 नंबर देखो इसमें रहा, ठीक है। और फिर निमेष है वो समय का मापक है, तो इसे निमेष तो बहुत बार पूछा गया है ना, तो इसमें सी उत्तर हो जाएगा। 28वें नंबर का क्वेश्चन देखो आप। 28 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि सामाजिक समझौते अनुबंध के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। दिग्निकाय महावस्तु में, दिग्निकाय विनय पिटक में, अर्थशास्त्र अष्टाध्यायी में, महाभारत एवं महाभाष्य एवं महाभारत में। तो 28 में उत्तर क्या आएगा बताइए। ये आ जाएगा आपका ए, दिग्निकाय एवं महावस्तु में सामाजिक समझौते अनुबंध के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है दिग्निकाय एवं महावस्तु में, तो ए उत्तर इसमें आ जाएगा। 29वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। वे शासक कौन था जिसके अल्प वयस्क होने के कारण जब उसके निर्णय पर प्रजा का विश्वास हिलने लगा तब उसने प्रौढ़ के वेश में गुप्त रूप से निर्णय देना प्रारंभ कर दिया था। कि वे शासक कौन था जिसके अल्प वयस्क होने के कारण जब उसके निर्णय पर प्रजा का विश्वास हिलने लगा, ठीक है, और तब उसने प्रौढ़ के वेश में गुप्त रूप से निर्णय देना प्रारंभ कर दिया था। वो था करिकाल, दंतिवर्मन, नरसिंहवर्मन, अमोघ वर्ष। तो क्या आ जाएगा उसमें 29 में उत्तर है, सोचो। बताइए क्या आएगा इसमें। तो देखिए आगे का जो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, यानी वह शासक कौन था जिसके अल्प वयस्क होने के कारण उसके निर्णय पर प्रजा का विश्वास हिलने लगा तब उसने प्रौढ़ के वेश में गुप्त रूप से निर्णय देने का प्रारंभ कर दिया था। ये था आपका करिकाल। आगे देखो आप 30वां नंबर का क्वेश्चन। मूल प्रकृतियों अर्थात जनता द्वारा किसका निर्वाचन किया गया था। कि मूल प्रकृतियों अर्थात जनता द्वारा किसका निर्वाचन किया गया था। तो देखो ये आपका इधर हो जाएगा, 30वां था ना ये 30वां प्रश्न है आपका। इसमें कुमारपाल था, कौन था, क्वेश्चन क्या था एक बार पुनः देखिए। देखो प्रश्न इधर रहा है कि मूल प्रकृतियों अर्थात जनता द्वारा किसका निर्वाचन किया गया था। तो इसमें कुमारपाल, धर्मपाल, यानी यश कर और पलवमल, नंदीवर्मन। तो क्या उत्तर आ जाएगा 30वें के अंदर बताओ। तो इसका आ जाएगा आपका पल वमल नंदी वर्मन आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो आप 30वां क्वेश्चन देखो, बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाई दे। किसने कहा था कि वे लोग दुर्भाग्यशाली है जो स्त्रियों के साथ शास्त्र राज्यों में रहते हैं। कौटिल्य ने, मनु ने, बुद्ध ने, वशिष्ठ ने। तो 21 में क्या आएगा, ये बुद्ध ने कहा था कि लोग दुर्भाग्यशाली है जो स्त्रियों के शासित राज्यों में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 32वां, नगर राज्य का उदाहरण नहीं है। तो यानी न्यासा, कुरुपांचाल, पिंपरमा और संगल। नगर राज्य का उदाहरण इसमें से नहीं है, तो बाहर करना है कौन सा नहीं है इसमें। कुरुपांचाल है वो इसके अंतर्गत नहीं था। 33वां, किसने राजा को एक ही साथ ऐसाइयों का रक्षक और गृहहीनों का आश्रम, पुत्रहीनों का पुत्र और पितृहीनों का पिता कहा। ये बात किसने की, मनु ने की थी, कात्यायन ने की थी, नारद ने की थी, कामांधक ने की थी। तो उत्तर क्या होगा 33 में सोचो। तो इसमें कात्यायन आ जाएगा। कात्यायन ने क्या कहा कि एक साथ ऐसाइयों का रक्षक, गृहहीनों का आश्रम और पुत्रहीनों का पुत्र और पितृहीनों का पिता। ये बात लिखी थी कात्यायन आ जाएगा, इसमें उत्तर बी हो जाएगा। अगला 34वां क्वेश्चन, किसने कहा कि राजा अपने अपने सगे की
अपने सगे संबंधियों के कारण नहीं बल्कि अपनी प्रजा के कारण समृद्ध होते हैं। कि राजा अपने सगे संबंधियों के कारण नहीं है बल्कि अपनी प्रजा के कारण समृद्ध होते हैं। ये बात में अशोक ने की थी, खारवेल ने की थी, प्रभाकर वर्धन ने की, रुद्रदामन ने। किसने कहा कि राजा अपने सगे संबंधियों के कारण नहीं बल्कि अपनी प्रजा के कारण समृद्ध होते हैं। ये बात किसने कही थी? ये प्रभाकर वर्धन ने कही थी। सी उत्तर आ जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखो, किस ग्रंथ के अनुसार राजा अपने मंत्रिमंडल पर उसी तरह निर्भर है जैसे प्राणी वर्षा पर, ब्राह्मण वेदों पर, स्त्रियां अपने पतियों पर? तो अर्थशास्त्र में, महाभारत में, मनुस्मृति में, पंचतंत्र में। तो 35 में उत्तर आ जाएगा आपका महाभारत में ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखो आप 36वां, ये लो सम्मिलित करने वाला है। शासक है, इधर राज्य अभिषेक के वर्ष है वो दे रखे। देखो बहुत ही अच्छा जो ये क्वेश्चन दे रखा है, शानदार क्वेश्चन है ये। और खारवेल है, करिकाल है, अमोंग वर्ष है और कोंगू वर्मा है। तो 36 में बताओ क्या आ सकता है? तो देखो इसमें आपका है खारवेल आ जाएगा 2 नंबर, 24वें वर्ष इसमें आ जाएगा। ठीक है, खारवेल राज्याभिषेक 24वें वर्ष। और जो इसकी अगर बात करें तो आगे ये देखो ये जो है ना आपका करिकाल, ये आपका 5वें वर्ष आ जाएगा। और अमोंग वर्ष है वो आपका आ जाएगा 7वें वर्ष। अमोंग वर्ष है वो है 7वें वर्ष आ जाएगा 1 नंबर। और कोंगू वर्मा है वो आपको 4 नंबर आ जाएगा ना। कोंगू वर्मा है गर्भावी व्यवस्था में। ठीक है, कि खारवेल है 24वें वर्ष और करिकाल है 5वें वर्ष और अमोंग वर्ष है 7वें वर्ष। अमोंग वर्ष मतलब 7वें वर्ष है। ठीक है, अमोंग वर्ष मतलब 7वें वर्ष। और कोंगू वर्मा है वो गर्भा व्यवस्था में। तो इसका मतलब ये उत्तर इसमें आ जाएगा, सी उत्तर आ जाएगा। अगला 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोग चिल्लाते हुए अपने शासकों की भर्त्सना कर रहे थे, कह रहे कि राजा कहाँ और उसे राजा होने का क्या अधिकार है। इस घटना का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? लोग चिल्लाते हुए अपने शासक की भर्त्सना कह रहे थे कि राजा कहाँ, उसे राजा होने का क्या अधिकार है। इस घटना का उल्लेख मिलता है। ये बात इधर निकालो भाई, ये बात किसने कहाँ पर आ रही है? देखो अशोकावदान में, देखो अशोकावदान में, महाभारत में, दिव्यावदान में, हर्षचरित में। तो क्या आ जाएगा? ये बात आएगी हर्षचरित में। ये बात की गई है। देखो क्या बात की गई है, दोबारा देख लीजिए इसको। ये लो कि लोग चिल्लाते हुए अपने शासकों की भर्त्सना कर रहे थे, कह रहे कि राजा कहाँ और उस राजा का क्या अधिकार है। इस घटना का उल्लेख मिलता है। ये बात इसमें पूछी गई है। तो 37 में उत्तर हर्षचरित है। ये इसमें आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला है वीतियों वह्यों गणतंत्र का उल्लेख है अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति में, महाभारत में। ये वीति वह्यों का गणतंत्र का उल्लेख है वो आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा अथर्ववेद में आ जाएगा। अगला देखो 39वां क्वेश्चन, बुद्ध ने वैशाली के सारनंद चैत्य में 7 अपरिहार्य धर्मों या सप्त अपरिहार्य सूत्र का उपदेश था। ये उपदेश वर्णित है मूत्र निकाय में, मंजिम निकाय में, विनय पिटक में, महापरिनिर्वाण सूत्र यानी दिग्ग निकाय में। तो बताइए किसमें? प्रश्न दोबारा देखो, बुद्ध ने वैशाली के सारनंद चैत्य में 7 अपरिहारणीय धर्मों को सप्त अपरिहारणीय सूत्र का उपदेश था। ये उपदेश वर्णित थे। तो 39 में आप क्या बताओगे? तो इसमें आ जाएगा आपका डी हो जाएगा, महापरिनिर्वाण सूत्र आ जाएगा इसमें, यानी दिग्ग निकाय आ जाएगा। इस बात इसमें आ जाएगा। अगला देखो 40वां, भोज एवं रठिक का उल्लेख मिलता है। तो अशोक एवं खारवेल के अभिलेख में, समुद्रगुप्त खारवेल के अभिलेख में, रुद्रदामन एवं अशोक के अभिलेख में, या पुलकेशन द्वितीय एवं रुद्रदामन के अभिलेख में। 1 मिनट भाई, मैं इस आवाज़ से चलो कोई बात नहीं।
तो 40 में क्या आ जाएगा सोचो, क्या आ जाएगा, अशोक एवं खारवेल के अभिलेख में क्या मिलता है, भोज एवं रट्ठी का उल्लेख मिलता है अशोक एवं खारवेल के अभिलेख में। अगला क्वेश्चन देखो 41वां, एकमात्र अभिलेख जिसमें पूंजी निवेश से प्राप्त होने वाले ब्याज दर का स्पष्ट निर्धारण है, कि ब्याज दर का स्पष्ट निर्धारण है पूंजी निवेश। नेपान का नासिक लेख, ईश्वर सेन का नासिक लेख, भूविष्य का मथुरा लेख और स्कंद का इंदौर, ये जो दे रखा ना आपका ताम्र लेख। तो बताइए क्या आ जाएगा 41 में उत्तर सोचो। तो इसमें नेपान का नासिक लेख है, उसमें ये बात पूंजी निवेश से प्राप्त होने वाले ब्याज दर का स्पष्ट निर्धारण मिलता है नेपान का नासिक लेख में, ए उत्तर हो जाएगा। 42वां, सर्वप्रथम किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि भूमिदान प्राप्तकर्ता यानी ब्राह्मण राजद्रोह न करे, युद्ध न करे, नई ग्रामों को क्षति नहीं पहुंचाई। तो भास्कर वर्मा का विधानपुर ताम्रपत्र, हर्ष का मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख, विंध्य शक्ति द्वितीय का वासिम ताम्रपत्र और परवर सेन द्वितीय के चमक प्रशस्ति। तो 42 में उत्तरे क्या जाएगा सोचो। तो परवर सेन का द्वितीय चमक की प्रशस्ति, इसमें ये उत्तरे आ जाएगा। भूमिदान प्राप्त करता ब्राह्मण को राज यानी ब्राह्मण, जो देखो प्रश्न दोबारा पढ़ो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सर्वप्रथम किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि भूमिदान प्राप्त करता वे ब्राह्मण राजद्रोह नहीं करे, ब्राह्मण राजद्रोह नहीं करे राजा के खिलाफ, और युद्ध नहीं करे, युद्ध भी राजा इसका ब्राह्मण काम नहीं है, और अन्य ग्रामों को क्षति भी नहीं पहुंचाई। ये बात है परवर सेन द्वितीय की चमक परिस्थिति में लिखी गई है। अगला देखो 43वां, निम्नलिखित में किसने सामंतवाद को द्विमार्गी प्रक्रिया यानी ऊपर तथा नीचे से सामंतवाद के रूप में परिभाषित किया था? रामचरण शर्मा ने, इरफान हबीब ने, डी कौशाम्बी ने, साहू थोल ने। तो किसने किया था बताइए। 43 में उत्तर क्या जाएगा, डी कौशाम्बी ने ऊपर से नीचे तक सामंतवाद के रूप में परिभाषित किया, डी कौशाम्बी ने, सी उत्तर इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 44वां, विखंडित राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन से जुड़े हैं। तो ये बताइए, कारासीमा, साहू थोला एवं बर्टन स्टाइन, आर एन नंदी, आर एस शर्मा। तो 44 में उत्तर आ जाएगा आपका साहू थोल एवं बर्टन स्टाइन। क्या आ जाएगा, साहू थोल एवं बर्टन स्टाइन ने क्या किया था, विखंडित राज्यों की अवधारणा को प्रतिपादित से जुड़े हैं साहू थोल एवं बर्टन स्टाइन। ये इसमें भी उत्तर है, वो इसमें आ जाएगा। अगला देखो आप 45 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये लो, अनाज पीसने वाली श्रेणी का उल्लेख मिलता है? नए पान का नासिक लेख, ईश्वर सेन का नासिक लेख, भूविषक का मथुरा लेख और स्कंद गुप्त का इंदौर ताम्र लेख। तो बताइए इसमें क्या आ जाएगा। 45 में उत्तर है, तो इसमें भूविषक का मथुरा लेख है, अनाज पीसने की श्रेणी का उल्लेख मिलता है भूविषक का मथुरा लेख में। अगला क्वेश्चन है आपका 46वां, केरल का सबसे प्राचीन शैल चित्र मिलता है लेखा मोडा, लघुदियर गुफा, लेक जोवा, एजहूथू गुफा। तो बताइए केरल का सबसे प्राचीन शैल चित्र मिलता है। 46 में उत्तर क्या जाएगा, एजहूथू गुफा में। अब देखो 47वां, 47 क्वेश्चन क्या कहता है, सभाकक्ष सेन गुफा ऑडिटोरियम की प्राप्ति हुई है कहाँ से? अजंता से, बाग से, बराबर गुफा से या बाराबार गुफा से, भीमबेटका से। तो सभाकक्ष गुफा की प्राप्ति हुई है, तो ये आपको बताना है क्या आ जाएगा 47 में। इसमें भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश में, एमपी में, वहाँ से ये प्राप्त हुई है, सभाकक्ष गुफा है प्राप्त हुई है भीमबेटका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुशल चित्रकार था और उसकी उपाधि चित्रकारों में व्याघ्र इन चित्रकारों थी, इन्हीं चित्रकारों में व्याघ्र थी? हर्ष, नंदीवर्मन, महेंद्रवर्मन प्रथम, सोमेश्वर तरती। तो 48 में क्या उत्तर आएगा सोचो। तो इसमें महेंद्रवर्मन प्रथम आ जाएगा, कि कुशल चित्रकार भी था, उसकी उपाधि चित्रकारों में व्याघ्र की थी। ठीक है ना, बाघ, व्याघ्र मतलब बाघ। तो महेंद्रवर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन देखो 49वां,
ये भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है, आपको मिलाना है 49वां क्वेश्चन। 49वें क्वेश्चन में सोचो आप भी, गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17, गुफा नंबर आपकी जो ये दे रही ना 18, तो उसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। सोचिए एक बार 49 में आप भी, बताओ क्या आ जाएगा। तो देखो पहली गुफा है वो आपकी राजकुमारी से, काली राजकुमारी से संबंधित है, ठीक है। अब गुफा नंबर 16 है वो आपको मरणासन राजकुमारी से आ जाएगा, समय से इसे 3 नंबर से मरणासन राजकुमारी से। और गुफा नंबर जो 17 है वो आपकी आ जाएगी, इससे संबंधित है ये, इससे आ जाएगी राशि चक्र गुफा से, है ना। गुफा 17 में राशि, राशि का मतलब है राशि देखे 17 में कोई खतरा को नहीं, याद रख लियो, राशि में कोई खतरा को नहीं, गुफा नंबर 17। अब गुफा 18 है, जो लास्ट में बचा है ना 18, ये लो आपकी 18 को मिला देता हूँ यहाँ। दर्पण में देखती राजकुमारी, तो ये याद रख लियो ने कि राजकुमारी 18 साल की हो जाए, दर्पण में देखने लग जाए, तो ये आपको इस तरीके से गुफा देखो 17 को मतलब कोई खतरा को नहीं, राशि देख लियो 17 में याद दिया सी। और ये जो इसमें देखो कौन सा उत्तर रहेगा, गुफा 1 है काली राजकुमारी, है ना। 4 नंबर देखो, 4 नंबर इसमें 1 में ये सीधा डायरेक्ट हो जाए, और 4 किसी में है ही नहीं, तो ये हो जाएगा। तो देखो गुफा नंबर 1 है काली राजकुमारी है, तो सीधा चौको लगा हुआ काली राजकुमारी है, याद रख लियो। और गुफा नंबर 16 मरणासन राजकुमारी है ना, तो 16 में मरणासन राजकुमारी आ जावे, ठीक है। और गुफा 17 में मैंने बताया राशि चक्र देख लियो, कोई खतरा को नहीं, तो 1 नंबर और यो। और गुफा 18 का मायने कहीं आवे दर्पण देख बला जा राजकुमारी, 2 नंबर, तो इसमें सी उत्तर हो जाएगा आपका 49 में। अब देखो आपको 50वां क्वेश्चन। रोमन समुद्री देवता पोसाइडन की प्राप्ति कहाँ से हुई है। रोमन समुद्री देवता पोसाइडन की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई, तो 50 में उत्तर क्या आ जाएगा, ब्रह्मपुरी कोल्हापुर महाराष्ट्र से प्राप्त हुई है। रोमन समुद्र देवता पोसाइडन की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, ब्रह्मपुरी कोल्हापुर से प्राप्त हुई है। अब देखो 51वें नंबर में आप किस स्थल से सर्प एवं चिड़िया की मूर्तियां प्राप्त हुई है, कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर सर्प और चिड़िया की मोहनजोदड़ो से, चिराद से, लोथल से, बनावली से, बताइए कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसमें होगा चिराद, कहाँ पर है, बिहार में है ये, ठीक है ना। सर्प और चिड़िया की जो मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है चिराद से। अगला क्वेश्चन देखो 52वां नंबर है। किस हिंदू क्षेत्र से प्राप्त मरण मूर्तियों में महिलाओं के मांग में सिंदूर है, नौसारो एवं मेरगढ़, नौसारा एवं बनावली, मेरगढ़ एवं मोहनजोदड़ो। तो 52 में उत्तर क्या जाएगा बताइए। तो इसमें नौसारो एवं मेरगढ़ आ जाएगा। किस हिंदू प्राप्त मरण मूर्तियों को महिलाओं की मांग में सिंदूर बेजोड़ी है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी नौसारो एवं मेरगढ़ आ जाएगा इसमें। 52 के बाद में देखो 53 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो ये 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि नर्तकी या नाट्य स्त्रियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है अयोध्या से, मथुरा से, अंतर्जी खेड़ा से, पाटलिपुत्र से। तो नाट्य स्त्रियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है या नर्तकी की, तो 53 में उत्तर किया जाएगा सोचो। तो पाटलिपुत्र से ये प्राप्त हुई है, डी उत्तर आ जाएगा। कुषाण कालीन घुड़सवारों की मरण मूर्तियां मिली है मथुरा से, चंद्र केतुगढ़ से, बेग्राम से, कौशाम्बी से। तो कुषाण युगीन घुड़सवार की मूर्तियां मिली है, वो कहाँ से मिली है, 54 में क्या उत्तर हो जाएगा, सी उत्तर जाएगा, बेग्राम इसी के अंतर्गत आ जाएगा। कुषाण युगीन घुड़सवार की मूर्तियां मिली है वो बेग्राम से, सी उत्तर इसमें आ जाएगा। अगला देखो 55 में उत्तर क्या जाएगा कि सूर्य का वर्णन ब्राह्मण विद्यार्थियों के रूप में हुआ है अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, छांदोग्य उपनिषद में, ऋग्वेद में। तो 55 में अथर्ववेद आ जाएगा। सूर्य का वर्णन ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में हुआ है वो आ जाएगा अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देखो आप 56वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन एक संस्कार भी है और दान भी है, तुला पुरुष दान, पंचलाक दान, कन्यादान, हिरण्य गर्भदान। तो 56 में उत्तर क्या हो जाएगा, हिरण्य गर्भदान इसमें आ जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सा एक संस्कार भी है और दान भी है, तो हिटने गर्भदान इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब देखो 57वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तुला पुरुष दान यज्ञ नहीं किया? कि किसने तुला पुरुष दान यज्ञ है वो नहीं किया था? विक्रमादित्य, षष्ठ, शिवाजी, धंगे, माधव वर्मन। तो 57 में उत्तर क्या आ सकता है बताइए? तो इसमें डी आ जाएगा, माधव वर्मन। किसने तुला पुरुष दान यज्ञ नहीं किया था? तो इसमें आ जाएगा डी आ जाएगा, माधव वर्मन आ जाएगा, जिसने तुला दान यज्ञ नहीं किया था। बाकी देखो विक्रमादित्य षष्ठ ने भी किया था, शिवाजी ने भी किया था, धंग ने भी किया था। अगला क्वेश्चन देखो 58वां, ब्राह्मी लिपि के 75 लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। मदुरई से, भट्टीप्रोलु से और अयोध्या से, पाटलिपुत्र से। तो बताइए क्या आ जाएगा 58 में? सोचो। तो इसमें मदुरई से प्राप्त हुई है ब्राह्मी लिपि के 75 लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? नंदी नागरी लिपि का प्रयोग मिलता है। कि नंदी नागरी लिपि का प्रयोग मिलता है चोल अभिलेखों में, राष्ट्रकूटों के अभिलेखों में, विजय नगर अभिलेखों में, चंदेलों के अभिलेखों में। तो नंदी नागरी लिपि का प्रयोग मिलता है। बताइए 59 में क्या उत्तर हो जाएगा? विजयनगर अभिलेखों में ये बात मिलती है, नंदी नागरी लिपि का प्रयोग मिलता है। कहाँ पर? विजयनगर अभिलेखों में। सी उत्तर इसमें आ जाएगा। अगला देखो आप, ये क्वेश्चन है आपका 60। देखो 32 प्रकार के लिपियों का उल्लेख है ललित विस्तार में, महावस्तु में, किताब उल हिंद में, श्रृंगार प्रकार में। तो 60 में उत्तर क्या आएगा? बी आ जाएगा, महावस्तु इसमें आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के सिक्कों पर गलत सांचे के कारण ब्राह्मी लिपि के अक्षर उल्टे हो गए थे, परंतु बाद में उनकी ब्राह्मी लिपि के उद्वाचन में मदद मिली है? हर्ष, अशोक, धर्मपाल, महेंद्रपाल। तो क्या उत्तर होगा? तो धर्मपाल इसमें सी उत्तर आ जाएगा। प्रश्न क्या था कि किस शासक के सिक्कों पर गलत सांचे के कारण ब्राह्मी लिपि के अक्षर उल्टे हो गए, परंतु बाद में इनसे ब्राह्मी लिपि के उद्वाचन में मदद मिली? तो ये था धर्मपाल। अगला क्वेश्चन 62वां, महिला पाठशाला अर्थात छत्री शाला का उल्लेख किया है। महिला पाठशाला अर्थात छत्रीशाला का उल्लेख किया है हिंदसांग ने, पायन ने, कौटिल्य ने, पाणिनि ने। तो 62 में उत्तर किया जाएगा, पाणिनि ने किया है। अगला क्वेश्चन है, विद्वत परिषदों का उल्लेख मिलता है। विद्वत परिषदों का उल्लेख मिलता है। तो देखो आप, विद्वत परिषदों का उल्लेख मिलता है। तो ये लो आपका बड़ा कर देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन क्या था? विद्वत परिषदों का उल्लेख मिलता है, यहाँ लिख देता हूँ। क्या नाम था? यानी विद्वत, ये 1 मिनट से लिख देता हूँ ना, ये लो, ये था विद्वत परिषद। विद्वत परिषद, विद्वत परिषद का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना? ये उल्लेख कहाँ पर मिलता है? कालिदास, राजशेखर, चरक एवं राजशेखर, पाणिनि एवं चरक एवं बाणभट्ट एवं पाणिनि। तो बताइए 63 में उत्तर क्या हो जाएगा? चरक एवं राजशेखर। विद्वत परिषद का जो उल्लेख है वो चरक और राजशेखर आ जाएगा इसमें। ठीक है, 63 के अंदर। अगला देखो 64वां, ये लो। तो उसने पाणिनि की स्मृति में एक व्याकरण विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। पाणिनि की स्मृति में एक व्याकरण विद्यापीठ की स्थापना की, कांची में, गोलकी मठ में, नगई में, तिरूर में। तो बताइए 64 में उत्तर क्या जाएगा? डी आ जाएगा, तिरुवेरियूर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पाणिनि की स्मृति में एक व्याकरण विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, तो तिरुवेरियूर आ जाएगा इसमें, डी उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 65वां, ऋग्वेद में वर्णित योद्धा स्त्रियां थी। सची, पुलोमी, विस्पला, मर्दुगलानी, घोषा,
रोमसा, सरदा, फिसपल्ला, मर्दुगलानी। तो 65 में उत्तरे क्या आ जाएगा, विसपल्ला एवं मर्दुगलानी। इसमें डी उत्तर आ जाएगा, विसपल्ला एवं मर्दुगलानी आ जाएगा। 65 में डी उत्तरे आ जाएगा। अगला 66, किस ग्रंथ के अनुसार स्त्री को न तो स्वयं पर अधिकार है और न ही उत्तराधिकार का है। ठीक है, कि किस ग्रंथ के अनुसार स्त्री को न तो स्वयं पर अधिकार है और न ही उत्तराधिकार है। तो अथर्ववेद में, मैत्रेयी उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में। 66 में क्या आ जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में। किस ग्रंथ के अनुसार स्त्री को न तो स्वयं पर अधिकार है और न ही उत्तराधिकार। तो ये बात है कि शतपथ ब्राह्मण में। 66 में सी आ जाएगा। अब देखो 67 में, निम्नलिखित में से कौन सी गणिका 18 देशों की भाषा में विशारद थी। कौन सी गणिका थी, 18 देशों की भाषा में विशारद थी। तो 67 में क्या जाएगा, देवदत्ता। क्या जाएगा, देवदत्ता आ जाएगा। कि कौन सी गणिका 18 देशों की भाषा में विशारद थी। तो इसमें आ जाएगा देवदत्ता। 68 में, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि एक पुत्री संतान के रूप में एक पुत्र से भी कहीं बेहतर सिद्ध हो सकती है। कौटिल्य, गार्गी, महावीर स्वामी, बुद्ध। तो 68 में उत्तर क्या जाएगा, तो ये बात की थी बुद्ध। 68 में डी आ जाएगा कि इसका कथन है कि एक पुत्री संतान के रूप में एक पुत्र से भी कहीं बेहतर हो सिद्ध हो सकते हैं। ये बात आ जाएगी बुद्ध से। तो डी उत्तर आ जाएगा। अगला देखो 69, किस ग्रंथ में वर्णित है कि गृहिणी ही ग्रह है और गुरु एवं यानी ब्राह्मण ही की भांति स्त्रियां भी अवध्य है। अर्थशास्त्र में, रामायण में, महाभारत में, मनुस्मृति में। तो 69 में क्या जाएगा, महाभारत में। ये बात लिखी है कि गृहिणी ही ग्रह है और गुरु ब्राह्मण की भांति स्त्रियां भी अवध्य है। ये बात है महाभारत में, मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन 17वां, उपासिका बोधिश्री ने, यानी उपासिका बोधिश्री ने कहाँ पर श्रीलंका के भिक्षुओं के लिए बोधि वृक्ष प्रसाद एक चैत्यगृह बनवाया था। कि उपासिका बोधिश्री ने कहाँ पर श्रीलंका के भिक्षुओं के लिए बोधि वृक्ष प्रसाद और एक चैत्यगृह बनवाया था। अमरावती, सारनाथ, सांची, श्री पर्वत, नागार्जुन कोंडा। कहाँ पर बनाया था बताइए। 17 में उत्तरे क्या आ सकता है, तो श्री पर्वत, नागार्जुन कोंडा आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप 71वां, मिलान वाला क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है आपको। 71 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इधर देखो, विंजाइका, रूसा, लोता, लक्ष्मी देवी। तो मिलाओ भाई इसको आप ही। 71 में क्या होगा, सोचो। 71 में सोचो आप भी, क्या आ जाएगा बताओ, सोचिए आप भी। तो देखो, विंजाइका साहित्यकार है, रूसा चिकित्सक है, लोता प्रतिहारी है और लक्ष्मी देवी है चालुक्य रानी। बिल्कुल सही है ये। विजयिका साहित्यकार, रूसा चिकित्सक ही और लोता का ही प्रतिहारी और लक्ष्मी देवी क्या थी, चालुक्य रानी थी। तो 1 2 3 4 ये क्रमबद्ध रूप से ही है, दे रखे। देखो ये लो, इधर निकाल देता हूँ, ये लो। तो इसमें पहला ही उत्तर है वो आपका आ जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राजवंश ने बुआ चाची का आदि की पुत्रियों के साथ विवाह करने की प्रथा थी। सातवान बुआ चाची के साथ विवाह कर लेते, ऐसा कौन सा वंश था। सातवान, इक्ष्वाकु, साल्क्यान, विष्णु कुंडिन। तो बताइए 72 में उत्तरे क्या आ जाएगा, तो इक्ष्वाकु वंश था। तो बुआ चाची आदि पुत्रों के साथ विवाह करने की प्रथा थी, इक्ष्वाकु वंश में थी। अगला 73, लाइट चली गई भाई। चलो ये भी आप मिलाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 73 नंबर का क्या है इसमें उत्तर, सोचो आप भी। ये लो, यहाँ कर देता हूँ। 73 में उत्तर
क्या आ सकता है? देखो 73 है ना, ये लो ऊपर कर देता हूँ, ये लो, अब दिख जाएगा वो थोड़ा सा, ये लो। तो देखो एलोरा, एलोरा आप वे रूल से मिलान करो। ठीक है, कार्ले आपको पता है ही 4 नंबर आ जाएगा, वालुरुका। ठीक है, और दंतपुर है वो आपको 1 नंबर आ जाएगा, कलिंग। और फिर माध्यमिका है वो आपका जो लास्ट में बचा है ना, ये नागपुरी। तो देखो एलोरा 2 अपन किसी मिला है, 3 नंबर, 3 नंबर देखो इसमें रहा। फिर कार्ले अपन 4 नंबर, वालुरुका ये मिल जाएगा कार्ले। फिर देखो दंतपुर किसे मिला है, कलिंग 1 नंबर ये रहा। और फिर देखो माध्यमिका अपने नगरी से मिला था, नगरी भी कई जगह नागरी मिला, कई जगह नगरी भी नाम मिलता है। ठीक है ना, माध्यमिका। तो ये 2 नंबर ये आ जाएगा, तो डी उत्तर इसका आ जाएगा। 74वां क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से किस स्थल से कांच निर्माण का प्रमाण मिला है? अमरावती से, अरिकामेडू से, कोपिया से, चंद्रकेतु गढ़ से। तो 74 में उत्तर क्या आएगा बताओ? तो इसमें कॉपी आ जाएगा कि किस स्थल से कांच निर्माण प्राचीन प्रमाण मिला है, कोपिया से। अगला क्वेश्चन देखो आप 75वां, कहाँ से कुषाणकालीन पक्की हुई ईंटों से निर्मित 200 मीटर लंबा अद्वितीय आयताकार वृहद तालाब प्राप्त हुआ है? मथुरा से, रबात तक से, श्रृंगेरीपुर से, शाहनाज से। तो 75 में उत्तर क्या आ जाएगा बताइए? श्रृंगेरीपुर आ जाएगा इसमें ना, श्रृंगेरीपुर आ जाएगा। कि कहाँ के कुषाण काल पक्की हुई ईंटों से निर्मित 200 मीटर लंबा अद्वितीय आयताकार वृहद तालाब प्राप्त हुआ था, तो श्रृंगेरीपुर आ जाएगा, सी उत्तर इसमें आ जाएगा। 76वां क्वेश्चन क्या कहता है, किस अभिलेख में कुलरिकु यानी कुमार औदंत्यंत्रिक के यानी पंचनकिया चलाने वाले, औदंत्रिक मतलब है पंचक्कियाँ चलाने वाले, तिल तिलपी सकूं यानी तेलियों आदि कुल 4 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है? नेपान का नासिक लेख में, ईश्वर सेन का नासिक लेख, भूविष्य का मथुरा लेख, और स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र लेख। तो क्या आ जाएगा चिंतन में बताओ, सोचो आप भी। इसमें ईश्वर सेन का नासिक लेख आ जाएगा, इसके अंतर्गत बी उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 77वां, कल्याण मोनार्की या राजकुल शब्द के प्रतिपादक कौन थे? डी कोसाम्बी, इरफान हबीब, आर एस शर्मा, यूएन घोषाल। बताइए 77 में क्या उत्तर आ जाएगा, सोचो बताइए आप भी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा यूएन घोषाल। कि कल्याण मोनार्की या राजकुल शब्द का प्रतिपादक कौन थे? तो उसमें आ जाएगा यूएन घोषाल। तो इस तरह अपने 77 क्वेश्चन है वो पूरे कर लिए हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो प्राचीन काल है वो पूरा हो गया। अब अपन मध्य काल के क्वेश्चन लेके आएंगे। देखो आधुनिक के मैंने पूरे करा दिए हैं, और आधुनिक और प्राचीन दोनों पूरे करा दिए। अब अपन मध्यकाल के क्वेश्चन है वो लेकर के आएंगे, और इस नेट के बाद में अपने अच्छा आपको थ्योरी पढ़ाएंगे अच्छी तरह से। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उससे आप जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।